everyone, Jai Shri Krishna. This is C. Krishna Bhujani and yes, welcome back to my channel. Today in this video, we will continue our amendments and statutory update series, जिसके मैंने दो पार्ट्स में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रखे और जो रिमेनिंग चैप्टर्स से हम इस वीडियो पे पूरे कवर कर लेंगे. सो 30 मिनट्स के अराउंड 3 वीडियोस रहेंगे जिसमें आपके सारे अमेंडमेंट्स, सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो है मैंने कवर करवाए हैं. नोट्स के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. प्लीज अमेंडमेंट्स को कवर करके ही जाना, बिकॉज अमेंडमेंट से 10 से 15 मार्क्स तक के कवरेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है एंड मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को सारे अमेंडमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं. सो डू वॉच दैट दोज पार्ट्स अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किए तो. शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर से. देखिए सब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया है. आपको कैंसलेशन एंड रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है. न्यू प्रोवाइजो इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड सो एज टू प्रोवाइड फॉर एन इनेबलिंग क्लॉज टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखो क्या होता है सर, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस असेसी ने जो है वो रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, डिफॉल्ट किया है, तो वो क्या करते हैं सर, अपने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर देते हैं, राइट. प्रॉपर ऑफिसर इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर either revoke the cancellation of the registration or reject the application. So provided that अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, ठीक है, कैंसिलेशन कैसे हुआ है सर, सीओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है. अब अगर सीओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, नाउ जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सारी चीजें, सारे रिटर्न्स प्रॉपर फाइल करके, जो भी इंटरेस्ट पेनल्टीज ड्यू थे वो पे करके वो क्या कर सकता है, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर उसको रिजेक्ट करना भी है तो बिना आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए रिजेक्ट नहीं कर सकता. ये आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में प्रोविजन था, ठीक है. इस सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट आया है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. बस ये लाइन यहां पर ऐड हुई है कि जो रेवोकेशन होगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, इट शैल बी सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब वो जब प्रिस्क्राइब्ड होगी तब अपन उसको पढ़ लेंगे. बस ये आपका एक अमेंड हुआ था, ठीक है. इतना ही था आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर में. आगे सेकेंड चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. इसमें क्या चेंजेस थे सर, देखिए. अमेंडमेंट था सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024. क्या है देखो सर, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, मतलब आरसीएम वाले केसेस में, शेल विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. देखो जब आरसीएम एप्लीकेबल होता है उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट ही क्या करता है सर, इनवॉइस इशू करता है, सेल्फ इनवॉइसिंग करता है. तो वहां पर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी कि कितने टाइम में जो रेसिपिएंट है वो इनवॉइस इशू करेगा. उसका अमेंडमेंट यहां पर आया है एंड ये वर्ड यूज किया गया. देखो ये वर्ड अमेंड किया गया. सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 में जो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करता है विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब्ड है वो अपन आगे देखते हैं. इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर. और सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है. तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा, ठीक है. हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ओके, नाउ वेयर द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, देखो सर, एक तो नॉर्मल सप्लायर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और एक वो सप्लायर जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लिया है लेकिन उनका पर्पस क्या था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का, सिर्फ टीडीएस अंडर सेक्शन 51 डिडक्ट करने के लिए, सिर्फ वही पर्पस था उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का. तो ये वाले जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ही सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए है, उनको भी हम इस पर्पस के लिए क्या मानेंगे, अनरजिस्टर्ड मानेंगे. सो देखो, वेयर द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड shall include,
उसमें एक और पर्सन इंक्लूड होगा। कौन सा सप्लायर इंक्लूड होगा? हु इज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड तो है बट उनका पर्पस क्या है? सोलली फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 51। ठीक है, सो आपको दो याद रखना है, एक तो सप्लायर जो ऑलरेडी नॉर्मली अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और इसमें और आपको क्या इंक्लूड करना है? वो सप्लायर जो रजिस्टर्ड है लेकिन पर्पस क्या था? सिर्फ टीडीएस अंडर सेक्शन 51 डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इनका टाइम लिमिट क्या रहेगा? मतलब इस केस में जो रेसिपिएंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा उसका टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो कौन सा क्या प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है? तो देखिए, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस is specified in cases where recipient is required to issue invoice, रूल 47A इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के द्वारा। सो रूल 47 क्या प्रोवाइड करता है? देखिए, where an invoice is required to be issued under section 31(3)(f), ये वाला 31(3)(f), इसमें रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 9394 ही शैल इशू इनवॉइस विद इन व्हाट? ये है आपकी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। तो ये आपको मैं फटाक से कंक्लूजन बता दूं, 31(3)(f), इसमें क्या अमेंडमेंट है सर? इसमें यह अमेंडमेंट है कि आरसीएम में जब रेसिपिएंट लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, दैट इज 93 एंड 94, उस केस में आपको पहले सप्लायर देखने की कौन है। सप्लायर आपका क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और इस अनरजिस्टर्ड में और कौन इंक्लूड है? वो सप्लायर जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ही सिर्फ लाइबल हुए हैं, रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिए हैं। तो ये रेसिपिएंट को टाइम लिमिट के विद इन क्या करना पड़ेगा सर? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और वो टाइम लिमिट किसमें प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 47A, दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये था आपका टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में अमेंडमेंट। अब मैंने क्या किया, यहां पर 93 में क्या लिखा है वो प्रोविजन भी डाल दिया है, और 94 में क्या लिखा है वो भी प्रोविजन आपका इंसर्ट कर दिया। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस इज जस्ट अ प्रोविजन जो कि 93 और 94 में लिखा हुआ है। अमेंडमेंट मैंने इस पार्ट में लिख दिया है। ये आपका चैप्टर ये भी फिनिश हो गया। कम टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखिए, इसमें अमेंडमेंट किस सेक्शन में है? इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 बाय द फाइनेंस एक्ट 2024। तो देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था पहले वो पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(5)(h), 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला, ठीक है, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू, और एच में क्या लिखा है? फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, जो प्रॉपर ऑफिसर है, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हैं, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, तो फिर उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज पेबल ऑन गुड्स सर्विस और बोथ, जो कि आपने अकाउंटेड नहीं किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर उसके अकाउंटिंग नहीं किया है, एज इफ such goods, service or both had been supplied by such person, and the provisions of section 73, 74 as the case may be mutatis mutandis apply for determination of such tax। अगर किसी भी पर्सन ने अपने गुड्स सर्विस और बोथ उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर? प्रॉपर ऑफिसर जो है वो सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स अप्लाई करेगा। 73 में आपने फ्रॉड नहीं किया है, गलती से ऐसा कुछ आपने अकाउंट फॉर नहीं किया या फिर छूट गया, ये सब हुआ, लेकिन 74 में आपका इंटेंशन क्या था? फ्रॉड करने का। सो ये दो सेक्शंस आप डिटेल में किस में पढ़ोगे? सीए फाइनल लेवल पे। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बता दिया कि 73 में क्या लिखा है और 74 में क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए, 73 में आपने फ्रॉड नहीं किया है, 74 में आपने फ्रॉड किया है। अमेंडमेंट क्या आया? अमेंडेड वर्डिंग्स ये थी, 73 74 तो है, इसके साथ प्रोविजंस ऑफ 73 74 और सेक्शन 74A एज द केस में बी शैल अप्लाई। प्रॉपर ऑफिसर को अगर पता चलता है कि आपने इन गुड्स इन सर्विस का जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया है, प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं, तो फिर वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इन सेक्शंस के अंदर आपके लिए प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट कर देगा। तो पहले सिर्फ 73 और 74 थे, अमेंडमेंट के बाद क्या आ गया? 74A भी आ गया। तो मैंने बता दिया कि ऑफिसर में इनिशिएट डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड करेगा, रिकवरी करेगा, इतने टैक्स आपने नहीं पे किए हैं, ठीक है, इतना आपने अकाउंट फॉर नहीं किया, इतनी पेनल्टीज लगेगी, तो इन सब की क्या करेगा? वो डिमांड एंड रिकवरी इनिशिएट करेगा। वेयर 73 सेक्शन में क्या लिखा था? नो फ्रॉड लिखा था, एंड 74 सेक्शन में क्या लिखा था? फ्रॉड और आपने सप्रेशन किया है, आपने चीजें छुपाई, कंसील किया है। एंड 74A में
जो इंसर्ट हुआ है उसका मतलब फॉर रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मतलब अगर आपने आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया है, यूटिलाइज कर लिया है, in that case 74A will be applicable. This is your amendment in accounts and records chapter. Let's come to e-way bill. e-way bill में क्या है सर? e-way bill में amendment है generation of unique enrollment number. Rule 138 subsection सब रूल 3 amended. तो क्या रूल 138 amend हुआ है? तो देखो newly inserted fourth proviso to rule 138(3) provides as follows. क्या बोलता है सर? सबसे पहले देखिए, फॉलोइंग पर्सन्स रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल शेल सबमिट द डिटेल्स, जनरेट द ई-वे बिल शेल सबमिट द डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल. जिस भी पर्सन को ई-वे बिल जनरेट करना है सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली. किसमें? कॉमन पोर्टल में. आपको पता है ई-वे बिल का एक सेपरेट पोर्टल होता है. सो कॉमन पोर्टल पे उनको डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में. एंड देन जैसे ही आपकी जो डिटेल्स आपने फर्निश की है वो वैलिडेट हो गई तो आपको क्या मिल जाएगा सर? यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपके लिए जनरेट हो जाएगा एंड आपको वो कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपका ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर है. सो पहला चीज, जिस भी पर्सन को, ये दोनों पर्सन है फॉलोइंग पर्सन, इन पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ई-वे बिल जनरेट करना है सबसे पहले डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे. आपकी डिटेल्स वैलिडेट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा सर? यूनिक एनरोलमेंट नंबर. अब कौन से फॉलोइंग पर्संस थे वो देखते हैं. सबसे पहले कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो क्या बनाता है सर? मेकिंग इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का. दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कंपल्सरी कोई नीड नहीं है क्योंकि उनको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ठीक है, तो इनको अनरजिस्टर्ड कहा गया है. अगर इनको ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, तो इन पर्संस को लेकिन ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट कंपल्सरीली फुलफिल करनी पड़ेगी, भले ही आपके कंसाइनमेंट की वैल्यू जितनी भी हो. और ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर चाहिए. ठीक है. एंड सेकंड कौन सा पर्सन है? एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल. एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो किसी भी चीज की डीलिंग करता हो, किसी भी चीज का सप्लाई ट्रांसपोर्ट करता हो, वो ऑप्ट कर रहा है कि मुझे ई-वे बिल जनरेट करना है. तो अगर आपको करना है ई-वे बिल जनरेट, यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट? यूनिक एनरोलमेंट नंबर. सो दीज टू आर द स्पेसिफाइड पर्सन जिनको ई-वे बिल जनरेट करना है एंड यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद. ठीक है, ये था आपका ई-वे बिल का अमेंडमेंट. पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है सर? देखिए सेक्शन 49(8) में अमेंडमेंट आया है. 49(8) में क्या बोलता है? एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज टैक्स एंड अदर ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. मतलब अगर किसी टैक्सेबल पर्सन को अपना टैक्स या फिर जो भी ड्यूटीज है वो अगर डिस्चार्ज करनी है तो इसी ऑर्डर पे डिस्चार्ज करनी पड़ेगी. मतलब ऑर्डर मतलब पहले इस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा, देन करेंट ईयर का टैक्स पे करना पड़ेगा. मैं बताती हूँ. सेल्फ असेस टैक्स, जो भी आपने सेल्फ असेस टैक्स निकाला है वो पे करना और अदर ड्यूटीज पे करना. बट ये दोनों किससे रिलेटेड होगी? रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड. जितना भी पहले आपका पैसा पिछले साल का ड्यू है, दैट इज प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स अदर ड्यूटीज ड्यू है, पहले वो उस ऑर्डर पे पहले वो सेट ऑफ कर दो. सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूटीज रिलेटेड टू द रिटर्न्स ऑफ द करेंट पीरियड. पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स ड्यूज वो सेट कर दो. देन सेकंड करंट पीरियड में जितना भी आपका सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूटीज है उसको आप डिस्चार्ज कर दो. एंड देन थर्ड, अदर अमाउंट जो पेबल है अंडर दिस एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 और 74. 73 मैंने यहां पर ही बताया आपको, नो फ्रॉड, एंड 74 फ्रॉड. सो ये दोनों केस में अगर आपके पास कोई डिमांड्स आती है तो फिर थर्ड ऑर्डर में आपका क्या रहेगा? 73, 74 के जो भी ड्यूज रहेंगे पेबल वो आपको डिस्चार्ज करने रहेंगे. सो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है. ठीक है. अब अमेंडमेंट क्या आया है? वही आया है ऑलमोस्ट चैप्टर्स में. तो अमेंडमेंट 74A का ही है. अदर अमाउंट पेबल है. जस्ट अ सेकेंड. Payable under this act or the rules made thereunder and then including the demand determined under section 70, 74 और 74A. This is the amendment. ठीक है. सो ये सेक्शन में अमेंडमेंट सिर्फ 74A का था. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में भी एक अमेंडमेंट है. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना.
interest provided that interest on tax payable in respect of supplies made during the tax period and declared in the return for the same. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में भी एक अमेंडमेंट है. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन टैक्स payable in respect of supplies made during the tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date. मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि मान लो आपके मई मंथ का रिटर्न आपको फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B 20th अप्रैल तक फाइल कर देना चाहिए. ठीक है, ये आपकी ड्यू डेट रहती है. तो आपने रिटर्न जो है ना आफ्टर दिस ड्यू डेट फाइल की है और आफ्टर दिस ड्यू डेट फाइल करी है, लेकिन आपके पास अभी कोई सेक्शन 73 74 का नोटिस नहीं आया. मतलब आफ्टर फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट ऑफ दैट रिटर्न बट बिफोर व्हाट, बट बिफोर द एनी नोटिस अंडर सेक्शन 73 74. अब ये वर्डिंग्स पढ़ो तो आपको समझ आएगा. इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जो सप्लाई आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड किया था एंड उसका रिटर्न आपने उसी पीरियड का फर्निश किया था लेकिन ड्यू डेट के बाद. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 739 एक्सेप्ट where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 74. इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद फर्निश किए लेकिन अभी तक उसकी कोई नोटिस वगैरह नहीं आई उस रिटर्न्स के अगेंस्ट. ठीक है, सो उसके पहले ड्यू डेट के बाद नोटिस के पहले. ठीक है, उस केस में आपको इंटरेस्ट किसमें पे करना है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड पीरियड शैल बी पेएबल on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger. मतलब आपने जो टैक्स पे किया होगा ना सर, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब आप कैश से पे करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी को यूटिलाइज करके पे कर दो. तो आपको जब आपने अपना रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है बट अभी उसके 73 74 में नोटिस नहीं आई है, उस केस में आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो आपने कैश से पेमेंट किया है उसी पोर्शन पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि आपने जो आईटीसी से पेमेंट किया है उस पे लगेगा. ठीक है, ये आपका 50 सबसेक्शन 1 बोलता था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अमेंडमेंट क्या है इसमें? सिर्फ 73 74 जो था ना उसमें 74A भी इंक्लूड कर दिया गया. सो इट हैज बीन अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ रेफरेंस टू द न्यू सेक्शन 74A. ठीक है, सो दिस इज योर अमेंडमेंट इन पेमेंट ऑफ टैक्स. और मैंने यहाँ पर प्रॉपर जो रूल 88(1) में चीजें दी थी, रेफरेंस ऑफ सेक्शन 74A एडेड इन रूल 88B प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट. मैंने यहाँ पे क्या बताया था? सेक्शन 74A इंक्लूड हुआ है जहां पर आपका इंटरेस्ट किस पे पेबल होगा? ऑन द पोर्शन ऑफ टैक्स जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया. एक बार इसको आप लोग रीड कर लेना, सेम है जो मैंने आपको समझाया. ठीक है, सो सेक्शन 49(8) 51 में अमेंडमेंट मोस्टली 74A का ही है. डन सर. नाउ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. टीडीएस टीसीएस में क्या अमेंडमेंट है? नॉर्मल सा 74A ही इंसर्ट हुआ है उस प्रोविजन पे. एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या लिखा था? डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 और 74. एंड अमेंडेड प्रोविजन क्या है? इनकॉर्पोरेट अ रेफरेंस टू द न्यू सेक्शन 74A. ठीक है, नाउ रिटर्न्स चैप्टर लास्ट आपके अमेंडमेंट सारे कवर्ड हो गए. सो रिटर्न्स चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है सर? आपको पता है जीएसटी 7 क्यों फाइल किया जाता है और कौन फाइल करता है? द वन हु डिडक्ट टीडीएस. तो जब जो रजिस्टर्ड पर्सन है टीडीएस डिडक्ट करेगा तो जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके नेक्स्ट मंथ में उसको क्या फाइल करना पड़ता है? जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ता है. इसमें क्या अमेंडमेंट आया? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 7 स्पेसिफाइड इन रूल 66. इसमें अमेंडमेंट क्या आया है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 shall furnish return and prescribed from GSTR 7 and manner electronically for the month in which direction have been made within 10 days after the end of the month. मतलब अगर आपको मई मंथ का टीडीएस आपने डिडक्ट किया है तो आप 10th of April तक क्या करोगे? 10th of June तक क्या करोगे? सॉरी, मई मंथ मतलब नेक्स्ट मई के बाद क्या आएगा आपका? जून. सो मई मंथ में अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है आपको 10th of April तक जीएसटीआर 7 फाइल कर देना. दिस इज योर ड्यू डेट. इस पे अमेंडमेंट क्या है? मैंडेटरी कर दिया गया जीएसटीआर 7 की फाइलिंग. आपको पता है नील रिटर्न्स क्या होते हैं? नील रिटर्न्स मतलब अगर आपका कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में कोई भी सेल परचेस नहीं हुआ है, स्टिल आपको जीएसटीआर 1 नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा.
नील जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपको जीएसटीआर 7 भी क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। मतलब अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं भी किया है किसी मंथ का, स्टिल आपको नील जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। सो मैंडेट द इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर ईच मंथ by the registered person जो required है to deduct the tax at source irrespective of whether any deduction has been made in the said month or not. Further, new section provides that time within which GSTR 7 to be filed shall also be prescribed by rules simultaneously. तो time आपका वही रहेगा 10th of the next month, ठीक है। So every registered person required to deduct TDS under section 51 furnish करेगा GSTR 7 on or before 10th of the month, ठीक है, succeeding the calendar month electronically through the common portal either directly or from a facilitation center notified by the commissioner. So ये आपका अमेंडमेंट था, ठीक है। क्या अमेंडमेंट था कि GSTR 7 कौन फाइल करता है, जो TDS डिडक्ट करता है। तो पहले अमेंडमेंट क्या, पहले प्रोविजन, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था कि अगर जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके नेक्स्ट मंथ में, उसके सक्सीडिंग मंथ में आपको 10th ऑफ द मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका किसी मंथ में टीडीएस डिडक्ट आपने नहीं किया है, स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा, नील जीएसटीआर 7 मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। बस ये अमेंडमेंट था इसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस रेफरेंस टू सेक्शन 74A एडेड इन रूल 88D। 88D क्या बोलता है सर, 88D रूल में क्या होता है ना, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म विच अलाउ सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन। मतलब अगर आपके जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B में कोई भी डिफरेंस होगा, ठीक है, सो उसको रूल 88D के अंतर्गत डी के क्या बोलना चाहिए, सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन रहेगा, जो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगा कि आपके 3B और 2B में एक्सेस या फिर आईटीसी आपने अवेल किया या फिर कोई भी डिफरेंस है तो आपके पास वो इंटीमेशन आ जाएगा, ठीक है। अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड एंड विथ प्रोविजन फॉर सेल्फ कंप्लायंस ऑन द पोर्टल बाय द सेड टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के पास वो क्या आ जाएगा, 88D का नोटिस आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगा। इसमें अमेंडमेंट क्या था सर, where any amount specified in the intimation referred to in rule 88D1 अगर टैक्स पेयर ने उस इंटीमेशन का रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ऐसा डिफरेंस क्यों है, मैंने आईटीसी एक्सेस में अवेल क्यों कर लिया है, अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो फिर उसने रिस्पॉन्ड किया है बट दैट नॉट फाउंड एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उस केस में वो अमाउंट लाइबल हो जाएगा टू बी डिमांडेड। फिर उस अमाउंट के अगेंस्ट आपके पास नोटिस आ जाएगा, किसके सेक्शन में 73, 74 पहले था और अब उसमें 74A भी ऐड हो गया। तो ये आपका था 74A जो ऐड हुआ है वहां, कहां पर, रूल 88D में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका डिफरेंस था इन द आईटीसी अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B। सो इसीलिए देखो यहां पर क्या है, न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 74A प्रोवाइड्स फॉर द सेम लिमिटेशन पीरियड फॉर इशूइंग डिमांड नोटिसेस एंड ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। क्योंकि अभी अभी अमेंडमेंट आया तो फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बाद रूल 88 में जितने भी डिफरेंस आते हैं आईटीसी को लेकर 3B और 2B के बीच में, तो उस केस में आपका 74A में भी अब आपके पास क्या आने लगेगी, नोटिसेस आने लगेगी, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर चार्जेस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, चाहे कोई भी रीजन हो, 74A में आपने आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया, आपने एक्सेस आईटीसी अवेल किया ना, आपको उसकी डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको मैंने रूल 88D भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो नाउ यू कैन रेफर माय नोट्स by downloading it from the telegram channel. So link is in the description box and मैंने सारे की सारे चैप्टर्स के हर चैप्टर के हर पेज में अलग अलग मैंने अमेंडमेंट्स नोट्स बना चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी अलग अलग जगह जाने की नीड नहीं है, क्योंकि कैसा होता है ना, आईसीएस स्टडी मैट में बहुत लंबा एंड वो आप रिवाइज या फिर समझ भी नहीं पाओगे, तो मैंने चीजों को ग्रीन एंड रेड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवा दी थी एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो भी लिखकर आपको प्रोवाइड किए। तो मैंने आईसीए की मैट से उठा के, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेंडमेंट्स के सप्लाई एंड जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के नोट्स में बना के टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ जैसे जैसे मैं रिविजन वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जीएसटी अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, जीएसटी पढ़ोगे तो काफी इजीली उसमें मार्क्स स्कोर हो जाता है। सो डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है या फिर जो भी आपको पूछना है वहां पर आप पूछ सकते हैं। सो अच्छा लगा वो वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।